सीएम भगवंत मान दा मिशन इन्वेस्ट पंजाब तहत चेन्नई दे विच कारोबारियों दे नाल कर रही ने मीटिंग। बोले पंजाब दे विच इंडस्ट्री दे लई बेहद संभावनावां। पंजाब च रेत बजरी की सरकारी विक्री शुरू। मोहाली दे विच खुलिया पहला केंद्र। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस बोले 28 रुपए फुट दे विच मिलेगा रेता। सूबे दे विच 90% नाजायज माइनिंग बंद करने का कीता दावा। पंजाबी गायक कमर गरेवाल ते रणजीत बावा के टिकाणियां ते इनकम टैक्स विभाग की रेड। मोहाली दे विच कमर गरेवाल के अपार्टमेंट की की जा रही है चैकिंग। बावा के 4 ठिकाणियां ते छापा। विजिलेंस की रडार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी परतिंदर चहल। पटियाला के टिकाणियां ते विजिलेंस ने मारे छापा। मैरिज पैलेस ते शॉपिंग मॉल की की गई पैमाइश। साबका IAS KBS सिद्धू तो विजिलेंस की पुछगिछ जारी। कथित सिंचाई घोटाले नूं लैके हो रहे ने सवाल जवाब। टेंडरां की अलाटमेंट ते बिल पास कराउण दे लई रिश्वत लैण दा इल्जाम। प्रियंका गांधी नूं मिले साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। विदेश तो परतदिआं सार की मुलाकात। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे नूं मिले चन्नी। 1984 सिख दंगियां ते टाइटलर का वड्डा बयान। क्या मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं। CBI ने दी है क्लीयरेंस। कुछ लोग सिख दंगियां नूं लैके कर रहे ने सियासत। BJP बोली 84 के दोषियों नाल कांग्रेस का मोह। राज सभा च गुंजिया किसान खुदकुशियां का मसला। MP संत सीचेवाल ने NCRB के अंकड़ियां का दिता हवाला। बोले 4 साल दे विच 53,000 किसानां अते खेत मजदूरां ने दिती जान। अमृतसर के कत्थू नंगल के दिन दिहाड़े बैंक के लुट। पिस्तौल के दम से 17 लाख रुपए लुट के फरार हुए बदमाश। CCTV के कैद हुई तस्वीरां। FIFA वर्ल्ड कप च जियो सिनेमा ने रचिया इतिहास। 10 करोड़ तो वध लोगों ने मोबाइल से किया डाउनलोड। डिजिटल व्यूअरशिप ने TV नूं भी छड्डिया पिछे। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे रेते बजरी नाल जुड़ी हुई अहम खबर दी। पंजाब दे विच रेत बजरी की सरकारी विक्री शुरू हो चुकी है। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस दे वल्लों इस दी शुरुआत की गई। मोहाली दे विच रेता बजरी विक्री केंद्र खोल दिता गया है। रेत माफिया ते शिकंजा कसेगा। हरजोत बैंस जिहड़े कि माइनिंग मंत्री ने, उन्हों का कहना है कि रेत माफिया ते शिकंजा कसिया जाएगा। सरकारी रेट से 28 रुपए प्रति फुट हुण रेता मिलेगा। पंजाब दे विच 90% नाजायज माइनिंग बंद हुई है। हरजोत बैंस जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने, माइनिंग मंत्री, उन्होंने वल्लों यह भी दावा किया गया पंजाब दे विच 90% नाजायज माइनिंग बंद हुई है। नाजायज माइनिंग करने वाले हुण जेलों विच ने। रात नूं माइनिंग करन ते टिप्पर मालिक ते 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साफ साफ कहा गया कि जेकर किसी के वल्लों रात नूं माइनिंग की जाती है तो अजिहा करन ते टिप्पर मालिक ते 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा ते जुर्माना ना भरन ते टिप्पर नीलाम कर दिता जाएगा। अगे रेत 15 तो 16 रुपए ते बजरी 20 रुपए दे विच देण दी कोशिश करांगे। उन्होंने इस गल का भी भरोसा दिता है आम लोगों को, आम जनता को, कि अगे रेत 15 तो 16 रुपए ते बजरी 20 रुपए दे विच देण दी कोशिश की जाएगी सरकार दे वल्लों। रेत ਅਤੇ बजरी जी है सरकार हुण वेचण जा रही है। हरजोत सिंह बैंस मेरे नाल ने। बैंस साहब, लगातार ये कहा जा रहा सी कि पंजाब च रेता बहुत महंगी होगी, किते 70 रुपए किते 80 रुपए मिल रही है। हुण सरकारी ये पूरा लगा दिता गया है। इसका मकसद की है? क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਫਲੋਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 350 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ फरवरी मार्च 2023 तक साडी मजबूरी है कि सानू उसी पॉलिसी के हिसाब नाल काम करना पैना। ते दूजा हाई कोर्ट ने बैन लाया होया जी।
ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਨ ਦਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਤੇ 20-21 ਰੁਪਏ ਬਚਰੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਟਰੈਲੀ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਦੂਜੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਟਿੱਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 28 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 28 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 28 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10-20% ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 100% ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 90 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਖੱਡ ਸਰੇਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੇਆਮ ਕੋਈ ਖੱਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਭਿਆ, ਅਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ FIRਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ FIR ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਰ, ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਬਾਉਂਡ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 14 ਦਿਨ ਚ ਤਾਂ ਛੁੱਟੂਗੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ, ਐਕਸ CM ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਕਸ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ। 25000 ਰੁਪਏ 25000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਮਜਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਦੀ 5 ਰੁਪਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 5 ਰੁਪਏ? ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਰੈਵਨਿਊ। ਇਹਦੇ ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ CM ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ CM ਮਾਨ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80% ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ CM ਮਾਨ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग की जा रही है। पंजाब में इन्वेस्टमेंट एक सबमिट कर रहे हैं 23-24 फरवरी को। उसके लिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने आ रहे हैं। पहले भी बहुत जगह जा चुके हैं हम, और पंजाब जो है एक हब बननी चाहिए इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है पंजाब में, और हमारे यूथ को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो ड्रग्स से जो बुरी संगत में जाकर वो गैर सामाजिक काम करने पर मजबूर होते हैं, उसकी बजाय उनको एक प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत सी कंपनियां पहले आ चुकी हैं, टाटा स्टील, सनातन टेक्सटाइल, वर्वियो, जर्मनी की कंपनियां जो पराली को मतलब पराली को जला के उससे बायोगैस बनाती है, और फ्रेडनबर्ग है, कलास है,
हम चाहते हैं कि हमारे देश के भी जो लोकल बड़े बड़े ब्रांड हैं वो चाहे मैन्युफैक्चर कर लें, चाहे वो वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा लें। हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए कि आओ पंजाब में। अब पंजाब हमारा वो नहीं रहा जो एक परिवार के हाथ में होता था, अब पंजाब के हाथों में है। हमारे एग्रो इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। हम वैसे भी पहले भी हम ट्रैक्टर्स 80% ऑफ ट्रैक्टर्स पंजाब में बनते हैं। स्वराज है, सोनालिका है, प्रीत है, और लोकल कंबाइंस बनती हैं। और एग्रो फार्मिंग में और मोर ओवर फूड प्रोसेसिंग में बहुत कुछ हो सकता है हमारे यहाँ। इतनी फर्टाइल लैंड है कि आप जो भी बीज दोगे वो उगेगा। तो मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए जो भी कंपनियां आ रही हैं हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हॉलैंड से भी कुछ MOU साइन हुए हैं कि वो राजपुरा में आना चाहते हैं। तो अगले साल तक हमारा टीचा ये है कि हमारे जो यूथ है उनको मतलब आईलेट्स करके कनाडा अमेरिका जाने की जरूरत ना पड़े। हमारा यूथ जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने। वैसे तो पंजाबीज के भी आइडिया, जोमेटो पंजाबी ओन करता है, और ओला को पंजाबी ओन करता है, फ्लिपकार्ट को पंजाबी ओन करता है। आइडियाज पंजाबीज के पास बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ही सरकारों ने माहौल नहीं दिया अच्छा कि वो वहीं रहें, वहीं उनके हेड ऑफिस हों। तो हम चाहेंगे कि हेड ऑफिस भी मोहाली बने। रुक ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ। तो विदेशी उड़ाना शुरू करने की मंग की गई है। आप दे सांसद राघव चड्डा दे वल्लों इंटरनैशनल हवाई कनैक्टिविटी का राज सभा दे विच राघव चड्डा दे वल्लों मुद्दा चुक्या गया है। राघव चड्डा दे वल्लों मंग की गई है कि पंजाब तो जिहड़ियां विदेशी उड़ाना ने वो वधाईयां जाण, क्योंकि इन्हां दा कहना है कि सिर्फ नां ते ही इंटरनैशनल हवाई अड्डे ने, पंजाब तो बहुत घੱਟ विदेशी उड़ाना उपलब्ध ने। पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पूरी दुनिया में पंजाबी रहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में बसते हैं, कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन आज पंजाब से इन देशों की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ख़राब है। पंजाब में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक मोहाली में, एक अमृतसर में, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सिर्फ नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। सर, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ना के बराबर ऑपरेट करती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ना के बराबर उड़ती हैं, और किसी एक आधे छोटे देश अगर वहाँ से फ्लाइट जाती भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम। सर, आज मैं पंजाब और पंजाबियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। सर, one second. Can't you keep your seat? Honorable Member Jaya Bachchan raised a very important issue. I wanted to reflect to it after you had concluded, but since you have continued with the two indiscretions, you need to be careful about it. okay. Everything which you say here leads to consequences. As regards what the Honorable Member said, if someone is speaking, where is the occasion to make a shouting of that kind? I deprecate this, whether it is from this side or that side. Thank you, sir. Everyone is entitled to patient hearing, and let us not show aggression except in our thought process. Both sides are there, so be careful about it. Go ahead. सर, ये 2 फायदे पहुंचाने के बाद, कॉर्पोरेट जगत को फायदे पहुंचाने के बाद, जब सरकार से पूछा गया कि आपने ये फायदे क्यों दिए, तो सरकार कहती है इससे रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार तो उत्पन्न हुआ नहीं सर। भारत में आज बेरोजगारी की दर 45 साल में सर्वाधिक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी बाजार में। महंगाई की दर 30 साल में सर्वाधिक है, महंगाई भी कम नहीं हुई। और तीसरी चीज जो सरकार हमें बताती है कॉर्पोरेट जगत को ये फायदे देने के लिए, कि प्राइवेट निवेश इस देश में बढ़ेगा। सर, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट निवेश Q1 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 20% से घटा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
2022 के अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 22% से गिरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 59% से घटा है। और जीएफसीएफ, जिसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जो इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट होता है, जो इंडस्ट्री फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करती है, वो वित्तीय वर्ष 19-20 से लेकर आज तक लगभग सारे क्वार्टर्स में गिरता गया, 1-2 क्वार्टर छोड़ के। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के हालात हैं इस देश में। मैं कहना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि आज से 2-3 महीने पहले इंडस्ट्री से बात करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा दैट व्हाई इज द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर नॉट इन्वेस्टिंग। उन्होंने उन्हें डांट के कहा कि आप लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रियायतें देने से नहीं आती, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्रिएट करने से आती है। आपको मार्केट में मांग क्रिएट करनी पड़ेगी। जब मांग क्रिएट होगी तो उत्पादन भी होगा और खपत भी होगी। मैं एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं सर। 7वीं बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है, डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रूपी, गिरता हुआ रुपया। सर आज हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में रुपये को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है सर। रुपया 82 रुपए हो गया है। जब ये सरकार बनी थी तो रुपया 60 रुपए। सर खत्म करने दीजिए। इज माय मेडन स्पीच सर, प्लीज सर। मेडन स्पीच सर, इज माय मेडन स्पीच, इज माय मेडन। सर 2014 में सर 2014 में सर 2014 में $1 जब इनकी सरकार आई थी वो 60 रुपए का मिलता था सर। आज $1 82 रुपए का हो गया। ये सरकार कहा करती थी, कई बड़े नेता इनके दिग्गज कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है, भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। आज तो सर लगता है कि साख, प्रतिष्ठा और रुपया सब न्यूनतम स्तर पे आ गया सर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं सर कि कोई भी अर्थशास्त्री आपको यह बताएगा कि जब रुपया गिरता है तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और बढ़ने चाहिए भी सर। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बायर अमेरिका में बैठा है, वो भारत की एक वस्तु $5 पे खरीदता था। आज क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया और रुपया कमजोर हो गया, वो वस्तु $3.5 में उसे मिल जाती है, तो वो ज्यादा ऑर्डर देता है, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। लेकिन आज एक बड़ी चौंका देने वाली स्थिति इस देश में है कि रुपया तो गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं, यह मैं सवाल भारत की वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इस ईयर ऑन ईयर आंकड़ों की हम बात करें अक्टूबर 2022 की, तो 16.7% से भारत के एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए सर। यानी कि रुपया भी गिर गया और भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सर 8वीं बड़ी बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है द फेलियर ऑफ द स्टार्टअप्स। पूरे देश में, पूरी दुनिया में घूम घूम कर सरकार के बड़े नेताओं ने कहा कि भारत अब एक स्टार्टअप नेशन बन गया है। दुनिया में भारत अब दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल बोला जाएगा। मैं बताना चाहता हूं सर, क्या कभी वित्त मंत्री जी ने मुड़ के भारत के स्टार्टअप्स की हालत देखी? आज भारत में 10% से भी कम स्टार्टअप्स अपनी 5वीं सालगिरह पूरा करते हैं। ईयर ऑन ईयर 37% का डिक्लाइन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में है। और अनअकैडमी हो, ओला हो, कार्स 24 हो, वेदांतु हो, बाइजूस हो, मीशो हो, चार्ज भी हो, उड़ान हो, ये सारे बड़े स्टार्टअप्स, जो ये बड़े बड़े स्टार्टअप जिन्हें हम न्यू इंडिया की न्यू इकोनॉमी कहकर पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, इन सारे स्टार्टअप्स ने नौकरियां से लोगों को निकालकर हजारों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। सर मैं आता हूं डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये मैं पढ़ रहा था सर, 3,25,757 करोड़ सरकार ने मांगे हैं। इसमें 1 लाख करोड़ एक सब्सिडी के लिए हैं, 80,000 करोड़ दूसरी सब्सिडी के लिए हैं, 45,000 करोड़ तीसरी सब्सिडी के लिए, और ऐसे सब्सिडी के पैसे मांग रहे हैं। सर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां है? ये तो डिमांड फॉर सब्सिडी है। और जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है सर। इनकी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। हमारी सब्सिडी भी सब्सिडी है, इनकी सब्सिडी भी सेफ। और मैं चाहूंगा सर इस देश में बहस होनी चाहिए और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या है, सही मायने में क्या मुफ्त की रेवड़ी और क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। सर यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। सर हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम। सर 40 लाख लीटर मुफ्त मिलता है। सर अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं आम आदमी को, 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। अरे सुनो साहब, सुनो, शांति से सुनो। सर
सुनने की हिम्मत रखो साहब, गुप्ता जी, गुप्ता जी, सर मैं सुनने में तकलीफ है। बैठिए, बैठिए। सर उनको तो बढ़ाओ ना जी। सर मैं बताना चाहूंगा इस देश के Conclude. मैं महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं सर। Conclude. इस दुनिया में बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, ओवर सर इस दुनिया Come on. Please, honorable member, please. सर इस दुनिया में Right, but please. सर इस दुनिया में Leave it to the chair. सर इस Conclude, देश please conclude. बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरे बस 2 पन्ने रह गए सर। सर इस देश के नहीं 12 पढ़ चुका हूं सर। इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं सर, Conclude now, जो conclude. बस कंक्लूड कर रहा हूं सर। इस दुनिया में 40 ऐसे Maiden विकसित speech is देश 15 हैं। minutes only. इस दुनिया 20 second minute. सर बस कंप्लीट कर रहा हूं सर। इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देते हैं सर। वो इसलिए मुफ्त नहीं देते क्योंकि वो विकसित हैं सर, वो इसलिए दे पाते हैं, वो उन्होंने ये सारी चीजें मुफ्त देकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, इसलिए विकसित बने डॉक्टर सर। अंत में मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। आखिरी आइटम पे सर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में पढ़ रहा था सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड रेडी बिल्ट ऑफिस अकोमोडेशन फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 30 करोड़ रुपीस सर। खाली 30 करोड़ रुपए ईडी के लिए। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला विभाग है, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके लिए तो 30 लाख करोड़ लेना चाहिए, खाली 30 करोड़ से बात नहीं बनेगी। इनको 3 लाख करोड़ लेकर ईडी के थाने हर गली मोहल्ले में खोलने चाहिए और किसी मोहल्ले में कोई विपक्ष का नेता ना बचे, सबको जेल में डालने का काम करना चाहिए सर। प्रसन्नता नंदा सर अंत में डॉक्टर प्रसन्नता नंदा सर आखिरी पेज है सर, आखिरी सर आखिरी पन्ना है। मेरे 10 सवाल हैं बस सर, लास्ट मेरा पहला सवाल। मैं 10 सवाल वित्त मंत्री जी 30 सेकंड सर 2 मिनट बस 30 सेकंड मैं 10 सवाल पूछ के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला सवाल, डज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर नो the market price of 1 kg of wheat, 1 kg of rice and 1 liter of milk today? Sir, why has the government, second question sir, why has the government's mega budget presented in February 2022 failed to generate employment? My question number 3 sir, why is inflation in products which are produced in India, not imports like petrol and diesel, burning a hole in the common man's pocket? Sir, question number 4, why is the private sector not investing despite repeated appeals by the Honorable Finance Minister? Question number 5, how many jobs have been created by way of handing out these favors of tax waivers and debt waivers to the corporate India? Question number 6, why is there a tremendous meltdown in India's new economy, that is the startup economy? Question number 7, how long before the rupee regains its value, sir, or is the government working towards hitting a century with the value of the Indian rupee? So question number 8, if the rupee is weakening, exports should rise. Exports are the second engine of our economy. Why are the exports falling? Question number 9, given the sad plight of Indian economy, where the growth rate is lesser than the inflation rate, has India formally entered stagflation? Conclude. And my last question is, when will the government reduce the tax burden on the common man, that is the GST? Dr. Thank you, sir. Dr. Prashant Nanda. Good. Thank you. ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੇਵੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?